जाइएगा मत, बस मैंने एक आग्रह आपसे ये किया था। कवि सम्मेलन पर ये आरोप लगता है मित्तल साहब कई बार कि कवि कविता अच्छी नहीं सुनाते, लेकिन मैं कहता हूं अब श्रोताओं पर मैं मंच की तरफ से आरोप लगाना चाहता हूं आज पहली बार कि अब लोग 12 बजे के बाद कवि सम्मेलन में टिकना नहीं चाहते। इसमें कवियों का दोष नहीं है, हर कवि ने वो सुनाया जो श्रेष्ठतम है। डॉक्टर हरिओम पंवार यदि मंच पर हैं तो जगाधरी वालों वो रचनाकार बैठा है जिसके देखने पर टिकट लगता है, मेरठ में टिकट लगता है। यदि उनकी उपस्थिति है तो आप ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान की मुल्क का आईना यहाँ बैठा है। और आपको यदि लगेगा कि आपके घर की नींद आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर कवि का दोष नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है। 10-10 मिनट मैं और अर्जुन जी सुनाएंगे, हमें बहुत लंबा नहीं सुनाना है। उसके बाद हम पंवार जी को सुनेंगे। मेरी कोशिश है, अर्जुन को थोड़ा सा बुखार था लेकिन अब नहीं है। अब उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। और बुखार तो वो जिनका चढ़ा होता है उसे भी उतार देते हैं जब कविता सुनाने के लिए आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिएगा, केवल एक। हिंदुस्तान में परमवीर चक्र मिला बहुत सारे सैनिकों को, सेना का सबसे बड़ा सम्मान है। मेरे ख्याल से जीवित लोगों को कितने लोगों को, 4 लोगों को पिछले 75 वर्ष में केवल 4 सैनिक हैं, हर वर्ष दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। 75 साल में 4 जीवित सैनिकों को मिला है, बाकी सबको मृत होने के बाद मिला। और उन 4 में से एक योगेंद्र यादव वो सैनिक हैं जो डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया की कक्षा के स्टूडेंट रहे हैं। हिंदी का एक स्कॉलर, प्राचार्य, प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया हमारे बीच उपस्थित हैं। योगेंद्र यादव जैसे सैनिक के गुरु हैं, वो कविता के बड़े रचनाकार हैं। यदि मुझसे आप पूछे, कोई भी पूछे, मैं पंवार जी की उपस्थिति में कहता हूं कि प्रवीण आपकी पीढ़ी का वीर रस का सर्वाधिक प्रतिभाशाली रचनाकार कौन है, तो मैं कहता हूं वो डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया हैं। छंद का जो ज्ञान है, विषय का जो ज्ञान है, गंगा जैसी जो कविता लिखते हैं, अनेक विषयों पर अद्भुत कविताएं उन्होंने लिखी। मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहता हूं और ये कहता हूं कि वो मजलूमों के सब टूटे दिलों को साज देता है। क्या है अर्जुन सिसोदिया? मजलूम, मजबूर। वो मजबूरों के सब टूटे दिलों को साज देता है, वो अपने शब्दों को हर पल अलग अंदाज देता है। ये अपना देश बसता हर घड़ी दिल में सदा उसके, वो हर पल देश की धड़कन को ही आवाज देता है। एक बार भरपूर तालियों के साथ बुलंद शहर से हमारे बीच उपस्थित बुलंद रचनाकार अर्जुन सिसोदिया। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और स्वास्थ्य मेरा वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब है। मैं तो पूज्य बाबूजी के आदेश का पालन करने और आप सबको प्रणाम करने के क्रम में ही हूँ और उसी आदेश का पालन करने में यहाँ आया हूँ। श्रद्धेय पंवार जी की उपस्थिति इस कवि सम्मेलन में है। ये कवि सम्मेलन तो ऐतिहासिक होगा ही। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, अनिल अग्रवंशी जी, प्रियंका राय, यश और मेरे छोटे भाई दीपक सैनी, सब ने बहुत सारे बड़े रचनाकार हैं। और पंवार जी से पहले थोड़ी सी देर मुझे पढ़ना है और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल पढ़ेंगे। मैंने बताया कि इसमें आशीष मित्तल जी यहाँ हैं, 2 आशीष मित्तल के आशीष की छाया में मैं यहाँ तक आया हूँ, पंकज मंगला जी, और मेरा स्वास्थ्य होने ज्ञात है। आइए, मैं जैसा बन पड़ता है वैसा कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। पूज्य बाबूजी जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श हैं। संपूर्ण जीवन राष्ट्र को, समाज को समर्पित कर दिया और महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के आदर्शों पर चलकर के समतामूलक समाज की स्थापना करना और राष्ट्र का शंखनाद करना ही उनके जीवन का ध्येय है। आइए, मैं यमुना नगर, यहाँ यमुना बहती है और मेरा एक उस रचना का ही मन है, जितना मेरा स्वास्थ्य भी जैसा है उसके आधार पर। मेरी एक कविता है, गंगा अवतरण। मैं पिछले दिनों
भारत सरकार की ओर से यूके के प्रवास पर थे हम कुछ कवि मित्र। अपने प्रवासी भारतीयों के लिए हम कुछ उपहार लेकर के गए थे। तो उन्होंने बताया, सिसोदिया जी आप उत्तर प्रदेश के उस जनपद से आए हैं जिसके एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ यमुना बहती है। आप ये उपहार ना लेकर के आते, हमारे लिए गंगा का जल ले आते, तो हमें इससे ज्यादा कीमती उपहार कोई नहीं लगता। मैं महसूस करता हूं कि जिस गंगा की उपेक्षा हमने कर दी है, जहां हमने उसमें नाले और कचरे डाल दिए हैं, वहां गंगा आज भी उनके मन में इतनी निर्मल और पवित्र भावना से प्रवाहित होती है। 7 समंदर पार गंगा में कोई तो बात रही होगी। गंगा इस जीवन की, गंगा इस भारत की जीवन धारा है, आत्मा में निवास करती है और गंगा इस देश की आत्मा में बसती है। गंगा का इस कविता का शीर्षक है गंगा अवतरण। मैं महसूस करता हूं कि गंगा जब आई होंगी तो कैसे उतरी होंगी। सबको वो घटना मालूम है कि कपिल मुनि के शाप से शापित होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए और फिर उनके उद्धार के लिए मां गंगा को भूतल पर लाना आवश्यक हो गया। यहां से मेरी कविता प्रारंभ होती है। थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा देना भैया, थोड़ा सा बढ़ा देना। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। इस समय कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को, कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तप करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। आपकी तालियां उठ सकती हैं। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची, तो तप मग्न हुए वह महातपी गोकर्ण तीर्थ में जाकर के, वह सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्मरथी को पाकर के। तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। तो अनुकूल समय पा साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जग हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोग धरातल पाएगा। इस प्रलयंकर गंगा जल को पल भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। आहा, क्या भाषा है। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, है कृपा निधे करुणा निधान इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा लिए। आपने एक चित्र देखा होगा गंगा अवतरण का, भगवान शंकर की आकाश में उठी हुई 2 भुजाएं। फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा लिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से मैं छोड़ रहा हूं गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो अब मोड़ रहा हूं गंगा को। कह दो अभयंकर शंकर से आवेग संभालें गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं वह वेग संभालें गंगा का। नवमंडल में कंपन भरती गर्जन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की
ओर चली गंगा। ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा हो, उथल पुथल भूगोल उठा, भू पर दिग्गज चिंगाड़ उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में त्यों लोग डुबा देगी गंगा। वाह गंगा वाह गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहरा कर बल खाकर, मानव देवासुर सन्न खड़े जाने क्या होगा जगदीश्वर। करबद्ध भगीरथ बोल उठे है भोले शंकर क्या होगा, है वेग भयंकर गंगा का। करबद्ध भगीरथ बोल उठे हे भोले शंकर क्या होगा, है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। यहां से अर्जुन शिष्योदिया की मौलिक कल्पना प्रारंभ होती है। जो बेटियों के पिता यहां बैठे हैं और जो बेटियां बैठी हैं उन्हें सौंपता हूं पंक्तियां। शिव शंकर मुस्काकर बोले इतराने दो इठलाने दो, शिव शंकर मुस्काकर बोले इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो, आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती हैं बेटी, घर छोड़ पिता का जाती हैं फिर कहां मटकती हैं बेटी। हिरनी सी कहां उछलती हैं, कलियों सी कहां महकती हैं, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। और मैंने 3 वर्ष पहले बेटी को विदा किया तो उसकी मां कहती थी कि तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। यहां से इस पंक्ति ने जन्म लिया, आपको सौंपता हूं। तो बुलबुल सी कहां चहकती हैं, कलियों सी कहां महकती हैं, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो, मन की पीड़ा हर लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं। आहा भाई कमाल पंक्ति कह दी आपने। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, मन की पीड़ा हर होती लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं। बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख मेरी सब बेचैनी ले लो। दो भुजा उठी देखी नभ में, मुख पर कुछ आभा बिखर गई, शंकर की घनी जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई, शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला गंगा ने की कुछ अट खेली, शंकर की घनी जटाओं में वह ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश, उतरी मैदानों में नीचे, अमृत जल से सींची धरती, चल स्वयं भगीरथ के पीछे। जो भी गंगा के तट आया, अभी गंगा स्नान आने वाला है कुछ दिनों बाद, और मैं देखता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर पूरे एशिया का बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। जो भी गंगा के तट आया, जो भी गंगा के तट आया, मां ने सबका उद्धार किया, गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया। मां के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत। संस्कृत की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है, भारत की जीवन धारा है, यह प्राण हमारी गंगा है। हम स्वच्छ रखें मां गंगा को, अमृत जल का आचमन करें, इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत शत नमन करें, इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत शत नमन करें। धारा यह सत्य सनातन की, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे, आओ हम सब मिलकर बोलें हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। 2 मिनट की एक कविता छोटी सी, और वो इसलिए आवश्यक हो गई है, मैंने पिछले दिनों उस कविता को पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति 73-74 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में अहरनिश, जिस दिन से प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन हुआ तब से आज तक एक दिन का अवकाश नहीं लिया। पता नहीं बहुत सारे लोगों को उनसे दिक्कत है, क्यों रही होगी ये वो जानते होंगे, लेकिन जो कवि महसूस करता है, मैंने तब उन पर पहली कविता लिखी थी जब अटल जी तक ने यह कह दिया था कि तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। तब मैंने लिखा था कर रहे विस्फोट, रोज चोट पे ही चोट, जालिमों ने देश में विषैली बेल बो दी है, नाव ही डुबो दी कर्णधारों ने स्वदेश की, तो शेष जो बची है आन बान सभी खो दी है। अक्षर अमरनाथ लाल किला घायल है, संसद की छाती में कृपाण सी चुभो दी है, और देश का बचाना चाहते हो यदि स्वाभिमान, सारे सवालों का समाधान एक मोदी है।
ये मोदी के समर्थन में हिंदी काव्य मंच से पढ़ी गई पहली कविता थी। ये मेरे कवि मित्र इस बात के साक्षी हैं। मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय एक कविता छोटी सी लिखी थी, जब उनका चुनाव चल रहा था, कि यह व्यक्ति नहीं केवल कोई, संस्कृति किसी भ्रम में, किसी बहकावे में आ मत जाना। ऐसे व्यक्ति देश के लिए समर्पित भाव से जीने वाले बिरले होते हैं, मिलते नहीं, सदियों में जन्म लेते हैं। जब भारतीय प्रतीक्षा करती है सदियों तक। यह व्यक्ति नहीं केवल कोई, संस्कृति की जीवितान बान, यह निर्भय नरनाहर नरेंद्र मोदी भारत का स्वाभिमान। यह निर्भय नरनाहर नरेंद्र मोदी भारत का स्वाभिमान। इसमें पटेल की दृढ़ता है, हिम्मत है लाल बहादुर की, बहती है दिल में देशभक्ति स्वतंत्र वीर सावरकर की। यह देश प्रेम का प्रखर ज्वार, उठता तूफान बवंडर है। यह देशद्रोह की छाती पर तांडव करता शिव शंकर है। यह देशद्रोह की छाती पर तांडव करता शिव शंकर है। आशा की एक किरण है ये, जनगण मन की अभिलाषा है। यह सेवा त्याग समर्पण की जीवित जागृत परिभाषा है। यह युवा हृदय सम्राट राष्ट्र के नूतन युग का चारण है। इसकी श्रम और साधना का स्वर्णिम गुजरात उदाहरण है। यह निष्कलंक निष्पक्ष निडर गारंटी स्वच्छ प्रशासन की। यह राजधर्म का मूर्त रूप मर्यादा है सिंहासन की। अवसाद रहित अपराध रहित भारत का प्रत्यावर्तन है। ये भ्रष्टाचारी नागों के फन पर कान्हा का नर्तन है। ये भ्रष्टाचारी नागों, आपकी तालियां कमजोर है उसके बड़े काम के लिए, ये बात अलग है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। ये भ्रष्टाचारी नागों के फन पर कान्हा का नर्तन है। 100 षड्यंत्र कुचक्रों को सच के बूते जिसने झेला। यह राष्ट्रदेव का आराधक, यह राष्ट्रदेव का आराधक मोदी है सचमुच अलबेला। यह पाप अनीति अनाचार का जीवित जागृत मर्दन है। दुष्टों के हृदयों में कंपन भर देने वाला गर्जन है। ये मजबूरों का संबल है, खुशहाली है खलिहानों की। इसके संकल्पों में शामिल प्रगति मजदूर किसानों की। ये सर्वधर्म संभाव भरी भारत संस्कृति का पोषक है। समता ममता का तरफदार, मानवता का उद्घोषक है। समता ममता का तरफदार, मानवता का उद्घोषक है। आतंकवाद का है निदान, आतंकवाद का है निदान। ये समाधान सरहद का है। मोदी इलाज हुजी हिजबुल लश्कर का और दाऊद का है। बारूद फटेगी घर में ही दुश्मन के तोप दहानों की। सरहद पर लाशें तो होंगी शत्रु के मिटे जवानों की। दुनिया की हिम्मत टूटेगी, सारी चर्बी छट जाएगी। रावलपिंडी क्या बीजिंग की छाती भैसे फट जाएगी। रावलपिंडी क्या बीजिंग की छाती भैसे फट जाएगी। सारी दुनिया का डर छोड़ो, सारी दुनिया का डर छोड़ो, होकर निर्भीक कब है बोलो। तुम दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, इस कवि सम्मेलन के जो सारथी हैं, जो इसका कुशल संचालन कर रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने किया था, यह डॉक्टर प्रवीण शुक्ल छोटी आयु के वो बड़े रचनाकार हैं जिनकी 20-21 पुस्तकें आ चुकी हैं। पूरे ग्लोब पर उन्होंने हिंदी कविता को स्थापित किया है। ये उनका अतिरिक्त कौशल है। वो गजल भी कहते हैं, गीत भी कहते हैं, हास्य भी कहते हैं। अनेक रंगों में, सारी विधाओं में जिनकी कलम चली, ऐसा देश का बड़ा यशस्वी रचनाकार आज इस मंच पर है। मैं चाहता हूं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल माइक तक आएं और आप आकाश भर तालियां बजा करके उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करें। एक बार अर्जुन भाई के लिए तालियां बजाओ जोरदार। आज अर्जुन भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वास्तव में जब वो पढ़ते हैं मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूं। वो स्वयं में इतने प्रभावशाली कवि हैं। लेकिन अब जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, प्रवीण शुक्ला, अद्भुत कवि साहब, छोटी उम्र का बड़ा रचनाकार। मुझे लगता है कि जब से मैं कवि समाज में आया हूं, कवि सम्मेलनों में आया हूं, मुझे इतना बुद्धिजीवी और सार्वभौमिक बहुमुखी विकास का कोई कवि नहीं दिखाई दिया। हास्य हो, गीत हो, गजल हो, छंद हो, हर प्रकार की भाषा और शैली वो जानते हैं। और अभी तो हमारे तो शिक्षा मंत्री हैं महोदय, मैं नमन करता हूं। हमारे दिल्ली में शिक्षा मंत्री जी जो बैठे हैं ना, मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ बड़ा बुरा हाल है। वो एक इंस्पेक्टर आ गया स्कूल के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं कि कुछ रस बदलें। वो एक आ गया इंस्पेक्टर स्कूल के अंदर, एक बच्चे को खड़ा करके बोले देश का प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोला जी रामलाल। बोला ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से चले गए थे, माँ ने कहा पिता प्रधानमंत्री बन गया होगा।
बोला कैसा बच्चा यार, इसको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। बोला स्कूल से आप निकलवा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं। बोले स्कूल में नहीं पढ़ता? स्कूल में कौन पढ़ता? बोला स्कूल में मेरा भाई पढ़ता है। बाहर आज क्रिकेट का मैच था, बोले 10 रुपए दूंगा, अब आप दोगे या वो मेरा भाई देगा। बोला यार ये तो कैसे कैसे बच्चे हैं। टीचर के पास गया, टीचर महोदय ये कैसे बच्चे दाखिल कर रखे, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगा। बोला स्कूल से आप मेरे को निकलवा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला मैं इस स्कूल में टीचर ही नहीं हूं, टीचर मेरा भाई है। आज गांव में हमारे शहर में मुकदमा था, मुकदमे के सिलसिले में वहां गया। बोला हमारे आएंगे महोदय, इंस्पेक्टर महोदय आएंगे, उनको अटेंड कर लेना। बोले सारा आवाज गावाई खराब है। प्रिंसिपल के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब कैसे बच्चे कैसा टीचर, मैं आपको स्कूल से सस्पेंड कर दूंगा, निकलवा दूंगा। बोला निकलवा आप सकते ही नहीं। बोले क्यों? इन सबको पता है क्यों। बोला मैं स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं हूं, प्रिंसिपल तो मेरा भाई है। आज खेत में काम था वहां चला गया। बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे 10,000 रुपए दे देना, सारी फाइलों पे साइन करके चले जाएंगे। तो साहब मैं आप आए हो, ये 10,000 की गड्डी इंस्पेक्टर साहब, सारी फाइलों पे साइन कर दो। अब तालियां बजा देना। इंस्पेक्टर साहब क्या बोले? बोले जहां ये तो मैं हूं जो 10,000 की गड्डी में मान गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता, अभी पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, उनकी ओर बजवा के छोड़ दूंगा, क्योंकि हरियाणा का आदमी जो सोच लेता है करके छोड़ता है। आप प्रिंसिपल साहब का उत्तर सुनना। बोले एक बात तो बताओ इंस्पेक्टर साहब, जहां बच्चे नकली, जहां टीचर नकली, जहां प्रिंसिपल नकली, जहां इंस्पेक्टर नकली, आपने कैसे सोच लिया कि जो 10,000 की गड्डी दी है? बजाओ सारे मिलके एक बार ताली, क्योंकि जिस जलवे को बुला रहा हूं उसके लिए खामोशी नहीं है साहब, उसके लिए उजाला चाहिए। और मैं उस उजाले को बुलाना चाहता हूं जो इस कवि सम्मेलन में उजाला भर देंगे। गजल गीत मुक्तक हर बात का वो बादशाह है। सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाएं परवीन शुक्ला के लिए साहब। वाह, बहुत धन्यवाद। एक तो मेरा आग्रह प्रारंभ में ये स्वीकार कर लें, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, संभव हो सके थोड़े से आगे आ जाओ आप। मैं केवल थोड़ी देर सुनाऊंगा, पमार जी तक हमें पहुंचना है। जो बहुत पीछे बैठे हैं, इधर भी दाईं तरफ भी, कम से कम देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रचनाकार यहाँ आज काव्य पाठ के लिए आया है, तो उन्हें ये नहीं लगे कि मैंने खालिस्तान में कविता सुनाई। वाह, खाली स्थान तो लगना चाहिए कि भरे स्थान में सुनाई, हिंदुस्तान में सुनाई। जो नहीं उठ के आ रहा तो उसका पड़ोसी उसका हाथ पकड़ के ले आए, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला उठ के नहीं आएगा, मिलकर सभी को उठाना। बहुत अच्छे भैया, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। मैं बधाई देता हूँ। हमारे पंकज मंगला जी हैं यहाँ, प्रधान जी, उन्हें नमस्कार करता हूँ। विनीत अग्रवाल जी की उपस्थिति है क्या? विनीत जी हैं या गायब हो गए? विनीत जी आप भी आगे आ जाओ, ये काम ठीक कर रखा है आपने। अध्यक्ष जी आगे और हमारे महासचिव पीछे, ताकि इधर से कोई जाए आपको पता रहे, उधर से जाए तो विनीत बता देगा कौन कौन बीच में भागा। कोषाध्यक्ष जी अतुल गोयल जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपके एक बार की जगह 3 बार करता हूँ, क्योंकि कोषाध्यक्ष आप ही हैं। कवियों की बाद में नमस्ते आपसे ही होनी है, राम राम, इसलिए आपको भी प्रणाम करूँगा। हमारे विनय बंसल उपस्थित हैं यहाँ। विनय बाबू बैठे हैं ना? कपिल गोयल, कपिल जी को भी प्रणाम। अग्रवाल सभा के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को और अग्रवाल महिला संगठन, सबको मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, सिंगला साहब बैठे हैं हमारे बीच, तो मेरा मन यह है कि एक बार उनकी उपस्थिति के लिए आप तालियां जरूर बजाएं। 4 महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं, और अधिकांश दिल्ली में तो यही होता है, मंत्री जी पहले तो आते नहीं हैं। आजकल दिल्ली के मंत्री नहीं आते कवि सम्मेलनों में, उन्हें लगता आएंगे तो छिछालेदरी होगी तुम्हारी और जनता मामला ख़राब करेगी, और आएंगे तो उद्घाटन करके भाग जाते हैं। लेकिन मंत्री जी बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं, हमारे भाइयों को शुभकामनाएं, सिंगला साहब को, आप सबको। दरअसल क्या है कि अग्रवंशी एक अलग, अग्रवाल समाज एक अलग तरह का अनुभव के साथ काम करता है,
आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर एक अंग्रेज ने लैंड किया, अंग्रेज उतरा, एक भारतीय टकरा गया उससे। तो भारतीय ने पूछा अंग्रेज से, भाई हिंदुस्तान क्यों आए हो? उसने बताया आई वांट टू सी इंडिया फ्रॉम हेयर टू देयर, और पूरा बताया घूमने आया हूं। तो भारतीय ने समझाया कि देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, तू पहली बार आया है, यहां 3 लोगों से बचकर रहना, एक जाट, एक गुजर, एक अग्रवाल। तो अंग्रेज बोला भी बच के तो रहूंगा, पर पहचानूंगा कैसे? तो हमारा भारतीय है, उसने बताया मैं बताऊंगा। उधर से वो बड़ौत की तरफ का एक जाट आ रहा था। भाई ने कहा इसको देख के मूंछों पे ताव दे दे। अंग्रेज के मूंछ थी नहीं, मेरी तरह था, क्लीन शेप्ड। और चौधरी को देखा, मूंछों पे ताव दे दिया, 2 थप्पड़ दिए चौधरी ने खींच के। बोले उत्तर प्रदेश में हमारा जलवा रहा, हमारा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहा, तू हमें ताकत दिखा रहा। खोपड़ी घूम गई अंग्रेज की। बोला ये कौन था? बोले हमारे यहाँ के जाट हैं, इन्हें अपनी ताकत मत दिखाना। पहचान गया? पहचान गया। बोले गुजर को कैसे पहचानूंगा? बोले मैं बताऊंगा। उधर से एक नोएडा का गुजर आ रहा था। भाई ने कहा इसको देख के पहलवाना वाला धौल जमा दे, कुश्ती वाला। अंग्रेज ने धौल जमाया, 2 थप्पड़ गुजर ने दी। बोले नोएडा में जमीन हमारी बिक रही है, 5-5 रुपए करोड़ रुपए की कीला, ताकत ये दिखा रहा है। अंग्रेज की खोपड़ी और घूम गई। बोले ये कौन था? बोले हमारे यहाँ के गुजर हैं, इनको ताकत मत दिखाना। पहचान गया? बोले पहचान गया। समर्थन अगली बात पर चाहूंगा। बोले जी इन दोनों को तो पहचान गया, अब ये बताओ इस अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? अगला छूटते ही बोला साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? बहुत अच्छे भैया। तो तालियां जरा एक बार जोरदार बजा दो आप, मस्ती वाली, आनंद वाली। क्यों भाई साहब? वाह वाह वाह। पंकज जी, सरकार किसी की बना लो, किसी पार्टी की बनाओ, कांग्रेस की बनाओ, भाजपा की बनाओ, सपा की बनाओ, बसपा की बनाओ, किसी की बना लो, लेकिन यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं कि रिमोट आपके पास ही रहना है। वाह। क्योंकि देश चलाना बड़ी बात है। गवर्नमेंट तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई ना कोई तो चलाएगा ही, चलाते ही रहे हैं, क्योंकि मामला सब टेक्निकल तरीके से निपटाता है आदमी। अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो दिल्ली में एक उद्योगपति का देहांत हो गया। निगमबोध घाट पर भीड़ लगी हुई, सारे लोग इकट्ठा वहां। बॉडी को लकड़ियों पर लिटा दिया, अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। तभी पीछे से अचानक हमारे अतुल बाबू कोषाध्यक्ष जी ये थे वहां, ये जोर जोर से रोने लगे। बोले बड़े भले आदमी थे, मुझे इनके 20,000 रुपए देने थे, लेने से पहले ही निकल गए। जीना मरना अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। भाई ने 20,000 के नोट निकाले, 500 के लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। हिसाब यहीं खत्म करना है। तभी वहां विनीत जी भी, विनीत अग्रवाल जी, विनीत जी सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, यह घटना देखते ही विनीत भाई भी जोर जोर से रोने लगे। भले आदमी थे, मुझे भी 30,000 रुपए देने थे, हिसाब यहीं निपटना चाहिए वरना ऊपर जाकर निपटाना पड़ेगा। भाई ने 30,000 रुपए लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। वहीं बराबर में खड़े प्रधान जी, पंकज जी, पंकज जी ने तुरंत ड्राइवर को फोन किया, गाड़ी में रखा सूटकेस लेकर आओ। सूटकेस मंगवाया, उसमें से चेक बुक निकाली, चेक भरा 1 लाख रुपए का। बोले मुझे भी इसके 50,000 देने थे, हिसाब निपटना चाहिए यहीं। चेक लकड़ियों के बीच में फंसाया 1 लाख का, और 50,000 निकाल के जेब में रख लिया। तालियां कम बजाई हैं, जरा जोरदार बजाओ एक बार मिलकर। वाह भैया, वाह 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 प्रवीण जी वाह। ये अग्रवाल देशभक्ति है बाबूजी, अग्रवाल देशभक्ति। भाई 2 लोग करेंसी का नुकसान करना चाह रहे हैं, इन्होंने बचाई, कहेगा एक कवि की पेमेंट तो निपटेगी। एक कवि की पेमेंट का जुगाड़ तो अगले निगम बोध घाट से कर लाए। अब समझ जाना वो कौन से को देनी है। मैं 1-2 छंद सुनाता हूं आपको। ये मैंने केवल मस्ती आपका मन लगाने को बात की, ऐसी बातें बहुत सारी हैं, हम लोग कभी लोग आपस में करते रहते हैं। लेकिन एक छंद से बात शुरू करता हूं, आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आपने महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर ये कार्यक्रम करवाया, और हम लोगों के लिए जगाधरी एक तीर्थ स्थल जैसा है, क्योंकि
हमारे बड़े भाई संस्कृति के राजदूत बहुत लोगों को बताते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं मित्तल जी। दिल्ली में, पूरी दुनिया में, देश में संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। भगवान राम के लिए 1000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन करवाए। तो सबको बताया जाता है कि रहने वाले तो जगाधरी के हैं। तो जगाधरी हर कोई आना चाहता है और देखना चाहता है कि वो कौन हैं जिन्होंने यहाँ से ये ध्वज लेकर पूरी दुनिया में फहराया। वाह वाह। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और बहुत आपको इसलिए बधाई देता हूं। आ जाओ भैया। अच्छा तुम यहाँ वाले हो। चाल ऐसे लग रही थी जैसे कुछ और ही टोन में चल रहा हो। 12 बज गए ना। चलो, वो क्या होता है साहब, पीने वालों का अलग संकट है। मंत्री जी, हमारे यहाँ नोएडा में एक बहुत दारू पीने वाला डॉक्टर के पास गया। बोले डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो? बोले छुड़वा देता हूँ। बोले पक्की? बोले बिल्कुल पक्की। बोले 100%? डॉक्टर बोला 200% छुड़वा देता हूँ मैं, स्पेशल एक्सपीरियंस है इस काम का। बोले तो ऐसा करो, मेरी 4 पेटी पकड़ ली नोएडा पुलिस ने, वो छुड़वा दो जरा। तालियां जरा मिलकर बजा दो एक बार। मैं बहुत अच्छे। 1-2 छंद सुनाता हूँ आपको। वाह वाह बहुत भैया, मस्ती से आप सबने सुनाए, पूरे कवि सम्मेलन का आनंद लिया है। बधाई देता हूँ, आपने अग्रसेन जयंती पर कवि सम्मेलन करवाया, वरना आप वो संपन्न लोग हैं जो कुछ भी करवा सकते थे। पवार जी की जगह सपना चौधरी का डांस करवा सकते थे आप, पर नहीं करवाया आपने, क्योंकि आजकल परिवेश बदल रहा है। मैं तो भाई साहब पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। लड़का लड़की छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप कविताओं का आनंद ले रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हास्य रस के 2-3 छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं इन सबको मैं सौंपता हूं। अपनी बहुत प्यारी छोटी लाडली बहन प्रियंका को सौंपता हूं। हमेशा संस्कृति की और संस्कार की बात करती है। देखिए, मेरा सुंदरता से कोई भी विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माताजी बैठी हैं परिवार के साथ, और मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की स्त्री ही है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, रहते हैं अमेरिका में 50 साल से, बेटे की शादी करते हैं तो कहते हैं कि बहू हिंदुस्तान की लानी है। सीकर में, झुंझुनू में, हरियाणा में, राजस्थान में अपने बच्चों की बहू हिंदुस्तान ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां 50 साल रहने के बाद भी वो जानते हैं यदि घर में संस्कृति बचाएगी, संस्कार बचाएगी तो हिंदुस्तान की बेटी बचा सकती है, अमेरिका में रहने वाली बेटी नहीं बचा सकती। वाह भैया वाह। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर सकता है? सुनिएगा। थोड़ी देर आपके बीच हूं, आप थक गए होंगे तालियां बजाते बजाते, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप मिलकर समर्थन करना, आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आएगा। थोड़ी सी देर आपको सुनाऊंगा, फिर पमार जी की तरफ बढ़ेंगे। स्वागत भैया। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। वाह। जगाधरी वालों, बहुत दिन बाद आया हूं भाई साहब के आदेश पर। हमारे मित्तल साहब मुझे याद दिला रहे थे कि बहुत समय पहले आए थे। कहाँ चले गए हमारे? चलो यहीं कहीं बैठे होंगे अभी। लेकिन मन से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा किसको वो सुंदरी कैसी लगी। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जब तक सारे नहीं बजाएंगे डोज पूरी नहीं होगी। एक बार जरा रिद्म आइए, रिद्म में। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। वाह। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। वाह। और अगली पंक्ति मैं भेंट करना चाहता हूं प्यारे अनिल को। आपको लगे सही जगह भेंट की है तो जरा पंक्ति और अनिल दोनों के सम्मान में तालियां बजा देना। हर समय मस्ती की बात करता है ये, इसकी उस मस्ती के नाम करना हूं सुनने के बाद।
ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खीला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए अनिल जी कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, बहुत अच्छा। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4। सुंदरी आगे बढ़ी और लखनऊ गई और उसे एक शायर ने देखा। ये बहुत मेरे लोकप्रिय छंद हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए हैं। वाकई। इनकी विशेषता यह है, जो कविता समझने वाले लोग हैं मंत्री जी, वो ध्यान दें कि किसको वो क्या लगी। बस इसी में इस कविता का सौंदर्य अद्भुत, अद्भुत। छिपा हुआ है। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। भाई शायर देखेगा तो वो गजल कहेगा। वो हमारे एक बड़े शायर हुए जफर गाजीपुरी साहब, उन्होंने गजल कही। और कैसी गजल कही? उन्होंने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, आहा। बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम बजा रहे हैं आप, मुझे लगना बहुत नहीं चाहिए अच्छे। आप थक गए। और अगली 2 पंक्तियों का और ज्यादा आनंद लीजिएगा। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है मैं उसकी बी के साथ। बहुत अच्छे भैया। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब। दीपक तू भी बजा। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं। आहा। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। आहा। और जगाधरी वालों, अगली पंक्ति में आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएं और कोई याद आ जाए तो तालियां एक बार उस समय के लिए आप थोड़ी सी मोहब्बत की बजा देना। बहुत अलग सी पंक्ति आई है, मुझे अच्छी लगती है, मैं आदरणीय पवार जी को सौंपता हूं। कुछ अच्छी सी पंक्ति आई है तो उनको भी अच्छी लगती है। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब एक बार जरा हाथ उठाकर मेरे साथ बजा दें। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का, सैल्यूट करता हूं आपको। क्या बात है सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब। जिंदाबाद। सुंदरी और आगे बढ़ी। ये छंद मैं आदरणीय मंत्री जी को भेंट करता हूं। वो इतनी देर से बैठे हैं तो मेरे पास जो उन्हें भेंट करने के लिए सबसे अच्छा है। सुंदरी दिल्ली पहुंच गई, पार्लियामेंट के आसपास उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा। तो अब ऐसा थोड़ी है कि राजनेताओं को कुछ लगता नहीं है। कवियों को भी लगा, फोटोग्राफर को भी लगा। तो राजनेताओं को क्या लगा? सर मैंने व्यंग में पीएचडी की। मेरा गौरव यह है, आदरणीय बाबूजी जानते हैं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो महाकवि थे, महामानव थे, मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ। मेरा सौभाग्य यह है कि मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और हरिओम पवार जी जैसे बड़े लोगों का आशीष मेरे सर पर रहा। बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसको अलग अलग राजनेताओं ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। बहुत ध्यान, बहुत मोहब्बत, बहुत तालियां चाहूँगा। मेरे मन का छंद है और मेरे गुरु ने बताया था मुझे कि हास और उपहास में क्या अंतर है। हास मन को उल्लास देता है और उपहास, जो द्रौपदी ने कहा अंधे का लड़का भी अंधा होता है, वो महाभारत का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जब भी किया जाए, हास तो किया जाए लेकिन उपहास कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। एक छंद सुनाता हूं, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। आहा, वाह।
कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। वाह वाह, अच्छा लग रहा है ना? क्या बात है। देखिए किसको कैसी लगी। और मैंने राजनीति में बड़े एक्सपेरिमेंट किए। पिछले दिनों मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की। सिंगला साहब, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है। बहुत अच्छे। मंत्री जी समझ गए मैं क्या क्या करने वाला हूं। खराबी उनकी गाड़ी की है, लेकिन उनके नाम के साथ पड़ी गई तो एक तीसरी और अद्भुत बात पैदा हो गई। उस बात का मैं भरपूर आप आनंद ले सकते हैं। यह माइक्रो पोइट्री है, इससे छोटी कविता हो नहीं सकती। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां कम मत कीजिएगा, इस पे तो सबसे ज्यादा बजानी है आपको। वाह भैया। भाई एक पंक्ति बात खत्म, और ध्यान रखना है कि खराबी गाड़ी की है। आपको लगे नाम के साथ ठीक जुड़ी तो कंजूसी मत करिएगा। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चार अटक गया है। अगला जोड़ा सुनिएगा। आज जो अपने घर से कसम खाकर आए हों कि हम कवि सम्मेलन में जाएंगे और किसी भी स्थिति में तालियां नहीं बजाएंगे, वो भी रोक सकें तो रोक कर दिखाएं, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा दें जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी हैं। इससे ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। जी। अर्जुन बाबू, श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। बहुत अच्छे भैया, वाह 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 प्रवीण जी वाह। भाई खराबी की गाड़ी की बता रहा हूं मैं। अब मैं दिल्ली से आया हूं, बाद में यह अनिल झगड़ा करेगा कि दिल्ली वाले के बारे में नहीं बताया। श्री अरविंद केजरीवाल, हाँ। पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। बहुत अच्छे भैया। भाई उसी पानी से गाड़ी चला के पंजाब तक पहुंच गया और गुजरात तक पहुंचना चाहता था। ये अगले की कलाकारी। और अगला जोड़ा सुनिएगा साहब। मैं आदरणीय पवार जी मुझे अपने साथ ले गए थे कलकत्ता कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। मैंने वहां सुनाया तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। जगाधरी वालों, इशारा समझ जाओ तो बैठे बैठे ही आशीर्वाद दे देना, पर कंजूसी मत करना। बहुत बारीक सा इशारा आप तक पहुंचाता हूं। माननीय ममता बनर्जी, माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। भैया जिंदाबाद, वाह वाह वाह, शानदार। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला देश को जो नाश्ता अफगानिस्तान में करता है, डिनर अलग और लंच कहीं और। एक दिन में 3 देश, और फिर पूछता और बोलो कहाँ चलना है अब। तो ये भी गजब। और अंतिम जोड़ा जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी, माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। बहुत अच्छे भैया, वाह। तो बहुत सारी खराबियां, छंद का आनंद लीजिए। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, वो तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। और अगली पंक्ति आपको समझ आएगी कि मैंने आदरणीय मंत्री जी को, सिंगला साहब को क्यों सौंपी। समझ जाओ तो घनघोर तालियां मैं उठती हुई देखना चाहता हूं।
मन करे तो हाथ उठाकर बजा देना आदरणीय की उपस्थिति के लिए और उस इशारे के लिए। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो। मंत्री जी, अभी दिल्ली में एक मित्र मिले मुझे, अग्रवाल साहब ही थे, तो मैंने उनको 500 रुपये दिए। मैं कि भाई साहब जरा 500 के छुट्टे दे दो। तो भाई ने मुझे 130 रुपये पकड़ाए। मैंने कहा और बाकी? बोले 370 तो खत्म। तो कई बार ये कि खत्म होने के कुछ फायदे भी होते हैं, तो वो भी अलग ढंग के हैं। एक रचना विशेष आपको छोटी सी सुना देता हूँ। हरियाणा में है और बड़ा अद्भुत देश, बड़े आनंद की स्थिति है। अभी पिछले दिनों वो रोहतक के पास में एक कवि सम्मेलन में गया, वहाँ एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। अब पति की समझ में बाद में आया सिक्का कहीं भी गिरा, मामला उसी का साफ होना। मैं तो बहन जी पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को गोवा ले गया घुमाने के लिए, एक चर्च में ले गया, अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा तूने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है तू भी लटक जा। तालियां मिलकर बजा दो थोड़ी सी। एक कविता आनंद की आपके लिए सुनाना चाहता हूं। ये सच्ची घटना है, दीपक को पता है। हाँ। सर मैं मार्केट गया, कई बार पत्नी को ले जाना पड़ता है, मैं ले गया उसे, तो एक आदमी की तरफ इशारा किया। बोली जब भी बाजार आती हूं ना जी, देखो इसे, बहुत बदमाश आदमी है ये, जब भी बाजार आती हूं हमेशा मुझे घूर कर देखता है। तो मैंने कहा देखता होगा, आप जानते हो इसे? मैंने कहा हाँ जानता हूं, इस शहर का मशहूर कबाड़ी है ये, पुरानी और बेकार चीजों को हमेशा ऐसे ही घूर के देखता है। एक कविता शुद्ध आनंद की सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मन था, कोई भीष्म कह रहा था, कोई रोटी, कोई स्वयंवर, लेकिन मैं चाहता हूं हमें पवार जी को भरपूर सुनना है। एक मुस्कुराहट की छोटी सी कविता मैं आपको सुनाकर आपसे विदा लूंगा। स्वागत भैया, मसूरी यात्रा। स्वागत भैया, स्वागत। भाई साहब का भी आदेश है उस कविता के लिए। मैंने बताया अद्भुत देश है, ऐसे संबंध जो हमारे यहाँ हैं, पति पत्नी के ऐसे संबंध दुनिया में किसी 203 देश हैं धरती पर, ग्लोब पर, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है कि पति यदि वाइस चांसलर भी है, कुलपति भी है, बड़े से बड़ा प्रोफेसर है, तो हमारे यहाँ पत्नी कहती है कि तुम में 2 अकल नहीं है। और वो महान आदमी हिंदुस्तान में ही मिलेगा, वो कहता देवी बिल्कुल ठीक कह रही है, इस धरती पर तुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं पहचानता। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी, हल्की सी, क्योंकि वो जानता है जिंदगी इसी के साथ कटनी है, तो वो उस संबंध का आनंद लेता रहता है। मैं दिल्ली रहता हूँ, शाहदरा जहाँ रहता हूँ, कड़कड़डूमा कोर्ट मेरे बराबर में है। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों अदालत में पति पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भाई तुम दोनों की सहमति है, दोनों ने तलाक का एफिडेविट लगा दिया, तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल दायर करेंगे। तालियां जल्दी बजा दी आप लोगों ने, बहुत अच्छे। जल्दी बजा दी। बजाने का मन करे तो बात सुनकर मिलकर बजाना, अगले साल दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए। तो भाइयों ने तलाक तो लिया, पर तब लिया जब हिसाब बराबर हो गया। इसी खट्टे मीठे आनंद की एक कविता सुनिएगा। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी। इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मसूरी, दिल्ली का आदमी खाली होता तो मसूरी निकलता है। इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है, और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार।
बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बोलूं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। छाती पर तालियां बजा दें जरा वाह, भरपूर वाह, और यहां से वाह। आनंद लें, आनंद आएगा आपको। बहुत अच्छा। लेट कर तुम जाओगे प्रियंका, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो। वाह भैया वाह। जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं 10वीं मंजिल तक तुम्हारे साथ सीढ़ियों से ही जाऊंगी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। तालियां अगली पंक्ति पर चाहूंगा सुनने के बाद। इतना सुनते ही डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई। बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। और जो ताली अब तक नहीं बजा पाए अगली 2 पंक्तियों का आनंद ले सकते हैं, आशीर्वाद दें। गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तमाम जिम्मेदार लोगों के बीच आगे भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पीछे भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, मैं अभी बाबूजी के आशीर्वाद से 10वीं बार अमेरिका में होकर आया, वहां के 52 शहरों में कविताएं सुनाई हैं दोस्तों, 25 किताबें लिखी हैं, सारे रंगों में लिखा है। और तब जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, रूस कहता है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, तो हम भारत वाले भी गर्व से कहते हैं हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। ऐसे उत्सव कहीं नहीं होते दुनिया में कि आप महापुरुषों का जन्मदिन मनाएं, पूरा शहर एकत्र होकर इकट्ठे होकर उत्सव करे। कविताएं हर भाषा में लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसे मुशायरे, ऐसे कवि सम्मेलन केवल हिंदुस्तान में होते हैं। तब कहता हूं ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है
जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की वाह कसम उठाते हैं। 7 जन्म बहुत तक अच्छे भैया, वाह। साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। आ जिंदाबाद। जाओ, आपको तो मित्तल साहब याद कर रहा था मैं अभी, और मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए अब जिन कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनका नाम अनेक बार मैंने दोहराया। नाम उनका डॉक्टर हरिओम परमार है। देश की सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं उनकी वजह से तब्दील हुई। और मैं केवल एक बात कहता हूं आदरणीय परमार जी के बारे में, जगाधरी वालों ध्यान से सुन लीजिए। आपकी तबीयत खराब हो तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। आप कहते हैं तबीयत खराब है, वो कहता जरा आपका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, और वो एक थर्मामीटर आपके मुंह में लगाकर बताता है कि आपका टेम्परेचर आज इतना है। मैं एक बात कहता हूं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का टेम्परेचर आज की तिथि में क्या है, तो कोई थर्मामीटर आज तक नहीं बना। केवल एक ही थर्मामीटर है, एक ही पैरामीटर है कि आप डॉक्टर हरिओम परमार के पास आइएगा और वो आपको बताएंगे कि देश का तापमान इस समय क्या है। वाकई वो आदमी जो कवि नहीं है, जो मुल्क का आईना है, महाकवि दिनकर के बाद वीर रस का हमारे मंच का सबसे बड़े गौरव हरिओम परमार। 4 पंक्तियां बोलता हूं, सुनिएगा। भूखे गिद्ध जहां मानव का मांस नोचने लगते हैं, दलन दमन शोषण हिंसा कर देश बेचने लगते हैं, कंकालों का ढेर लगा जब आग तापता है दानव, नंगा नर्तन देख विवश हो जार जार रोता मानव, तब चट्टाने तोड़ उगलता ज्वालामुखी अंगार, उस अंगार को ही कहते हैं हम हरिओम परमार। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित कीजिएगा हमारे मंच के गौरव, वाचिक परंपरा के शिखर, देश के आईने डॉक्टर